नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है कि वो एक्टिविटीज़ जहाँ से रेडिएशन इमिट होती है उनको कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी आगे मीन्स नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के होता है। मीन्स कोई भी एक्सटर्नल उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा होता, वो नेचुरली काम हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियस काम हो रहा होता है जिसमें हमारी कोई मर्जी शामिल नहीं होती है। ठीक है, सो एक स्पॉन्टेनियस ये काम होता है। सो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कि रेडिएशन की स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से जो स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन इमिट हो रही होती है हम उसे कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज नॉन एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एंड द एलिमेंट्स विच इमिट सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं, नेचुरली इमिट कर रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, सो ये सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की, देन डेफिनेशन आ जाएगी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। ठीक है, देन आ जाएगी डिस्कवरी। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। इन 1896 बेक्रेल एक्सीडेंटली discovered that uranium salt crystal emit an invisible radiation that can darken a photographic plate। ठीक है, 1896 में बेक्रेल ने क्या डिस्कवर किया था, कोई स्पेशली उसका कोई पर्पस नहीं था कि वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है या कोई रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। बाय चांस ही एक्सीडेंटली उसने ऑब्जर्व किया या उसने डिस्कवर किया कि यूरेनियम सॉल्ट का जो क्रिस्टल है वो एक रेडिएशन इमिट करता है। ठीक है, अब उसे कैसे पता चला कि यहाँ से रेडिएशन इमिट हो रही है। बाय चांस उसने देखा कि उसके पास यूरेनियम सॉल्ट का क्रिस्टल पड़ा हुआ था। ठीक है, और उसके सामने एक कोई फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसके ऊपर डार्क स्पॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। सो इट मीन्स कि वो जो क्रिस्टल है उसके अंदर से रेडिएशन इमिट हो रही है और वो इनविजिबल रेडिएशन थी, उसको प्रॉपरली रेडिएशन नज़र नहीं आ रही थी कि रेडिएशन इमिट हो रही हैं, जिसकी वजह से वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो डार्क हो रही है या उसके ऊपर डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं। ठीक है, उसने एक्सीडेंटली ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं, तो इट मीन्स कि यूरेनियम सॉल्ट जो है इसके अंदर से रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही हैं। ठीक है, एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट रेडिएशन हैड द एबिलिटी टू आयनाइज अ गैस। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब ये रेडिएशन जो है किसी भी एटम के ऊपर फॉल करती हैं, किसी भी एटम के ऊपर फॉल करती हैं तो वो उसको आयोनाइज कर देती हैं। ठीक है, सो इन रेडिएशंस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसी गैस को आयोनाइज कर दें। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है इसके बाद। सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स बाय अदर साइंटिस्ट शोड दैट अदर सब्सटेंसेस आल्सो इमिटेड रेडिएशंस। ठीक है, बेक्रेल ने तो जस्ट ये डिस्कवर किया था कि यूरेनियम सॉल्ट जो है उसके अंदर से रेडिएशन इमिट हो रही हैं, बट आफ्टर दैट डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये शो किया कि और भी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ठीक है, तो हेनरी बेक्रेल के बाद दो साइंटिस्ट है, मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी। ठीक है, मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड था पेरी, जिन्होंने डिस्कवर किया कुछ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे जो कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं, और उन्होंने उन एलिमेंट्स को क्या नाम दिया था, पोलोनियम एंड रेडियम। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय सम एलिमेंट्स वाज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी। सो इन एलिमेंट से जो रेडिएशन इमिट हो रही थी, इस प्रोसेस को मैरी क्यूरी ने क्या नाम दिया था, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। की एक नेचुरल प्रोसेस है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिनका होता है वो स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस को इमिट करते हैं। सो इस प्रोसेस को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और जो एलिमेंट्स रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं उन एलिमेंट्स को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अनस्टेबल न्यूक्लियाई हमारे पास क्या, न्यूक्लियस में पता है क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 या 82 से ग्रेटर देन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, मीन इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सब प्रोटॉन्स जब एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे एक अनस्टेबल फोर्स होती है। ठीक है, वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ उस न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है। सो इट मीन्स कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 या 82 से ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल
हमारे पास एटम्स होते हैं, सो उनके अंदर उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, सो वो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या इमिट करते हैं, रेडिएशंस को इमिट करते हैं। सो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इस इमिशन ऑफ रेडिएशन को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी कंट्रीब्यूशन ऑफ मैरी क्यूरी एंड पेरी। ठीक है, देन आ जाएगा सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे एक्सपेरिमेंट्स बाय हेनरी बेकरेल। सजेस्टेड दैट रेडियोएक्टिविटी वाज द रिजल्ट ऑफ द डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, हेनरी बेकरेल ने बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसने क्या सजेस्ट किया कि रेडियोएक्टिविटी जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई में होता है, मींस अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं वो ये फिनोमेना करते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, या डिसइंटीग्रेशन हो रही होती है, डिसइंटीग्रेशन मीन्स सेपरेशन या अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाना। ठीक है, सो ही सेड या ही सजेस्टेड दैट रेडियोएक्टिविटी वाज द रिजल्ट ऑफ द डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, की एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई की सेपरेशन हो रही होती है या एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई की अपने कंपोनेंट्स में डिवीजन हो रही होती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस इसलिए होता है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी गेन करता है, सो हम कहते हैं कि यहाँ पे रेडिएशन एमिट कर रही हैं और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, अब हमने बात की कि रेडिएशंस एमिट होती हैं। ठीक है, अभी जो रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से, ये 3 टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं। अब इन रेडिएशंस का कैसे पता चला, ये एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक सोर्स को रखा था, रेडियोएक्टिव सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था जिसके अंदर से रेडिएशन एमिट होती हैं। हमने उस सोर्स को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और फिर देखा कि किस तरह की रेज जो हैं वो वहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं या इमिट हो रही हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। सो 3 टाइप्स की रेडिएशंस इमिट होती हैं, कौन कौन सी, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। These 3 forms of radiations were studied by using the scheme shown in figure 18.3. The radioactive source is placed inside the magnetic field. The radiation emitted from the source splits into 3 components. ठीक है, जो रेडिएशन इमिट हो रही होती है वो 3 components में स्प्लिट हो जाती है। कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस और अल्फा पार्टिकल्स में, बीटा पार्टिकल्स में और गैमा रेज में। ठीक है, इन 3 कंपोनेंट्स में रेडिएशन जो है वो स्प्लिट हो जाती है। Alpha and beta radiations bend in opposite direction in the magnetic field while gamma radiation doesn't change its direction. ठीक है, अब ये जो और एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने एक रेडियोएक्टिव सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, सो इससे ये ऑब्जर्व किया गया कि 2 पार्टिकल्स थे जो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो गए, मीन्स अल्फा पार्टिकल एक डायरेक्शन में बेंड हो गया, बीटा पार्टिकल एक डायरेक्शन में बेंड हो गया, और एक जो हमारे पास रेस थी गैमा रेस जिसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया था। ठीक है, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया था, मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था और वो बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो गए थे। जबकि 2 जो पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स, वो डिफ्लेक्ट हो गए थे, मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर इफेक्ट हुई थी। ठीक है, सो 5th हेडिंग आपके पास आगे थी टाइप्स ऑफ रेडिएशन की। ठीक है, इसके बाद आप ये पैराग्राफ लिख देंगे और ये जहाँ पे लिखा हुआ है 3 forms of radiations were studied using the scheme shown in figure below। ठीक है, इसके बाद आप ये वाली फिगर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और बाकी आपका ये एज इट इज आ जाएगा। सो ये आपका नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर आपको ये शॉर्ट में आ जाते तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे और ये टाइप्स ऑफ रेडिएशन वाले को आप एक्सप्लेन कर देंगे कि 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती हैं, कौन कौन सी, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज, और उसके बाद आप ये फिगर 18.3 ड्रॉ कर देंगे। ठीक है।